हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया, आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम जिस टॉपिक का एमसीक्यू करने वाले हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवा रहा हूं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के। तो मेरे दोस्तों, हमारा जो टॉपिक है वो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज जो अपना टॉपिक है, इसके एमसीक्यू करवा रहा हूं और इसी में आपकी इम्यूनिटी शामिल है। ठीक है ना, आपका जो इम्यून सिस्टम और इम्यूनिटी है वो भी इसी टॉपिक में शामिल है। यानी हम बात कर रहे हैं मेरे दोस्तों मानव स्वास्थ्य एवं रोग। यानी मेरे दोस्तों साथ में अपन बात करेंगे कौन से सिस्टम की? इम्यून सिस्टम की, यानी प्रतिरक्षा तंत्र की। मेरे प्यारे लाडलो, मैं हर एक क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में समझाने वाला हूं। प्रत्येक क्वेश्चन का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करवाने वाला हूं। हर एक क्वेश्चन से नए चार क्वेश्चन हम बनाने वाले हैं। तो इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन को समझना है और खुद की स्किल को डेवलप कीजिएगा। आप केवल क्वेश्चन को रटने पे ध्यान नहीं, क्वेश्चन को समझने पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन के टाइप को समझिएगा। मेरे दोस्तों, ये एमसीक्यू का लेवल फर्स्ट है। इसके बाद लेवल सेकंड के एमसीक्यू आएंगे जो मेडिकल एग्जाम में पूछे गए हैं। मेरे दोस्तों, अगर आप विजय सर पे भरोसा करते हैं, मेरी टीम पे भरोसा करते हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, यह बायोलॉजी जो बालक मेरे से पढ़ेगा, मैं वादा करता हूं मेरे दोस्तों, आपके लाइफ में कभी कोई टॉपिक के अंदर दिक्कत नहीं रहने वाली है। मैं हर एक क्वेश्चन, हर एक टॉपिक इतना अच्छी तरह से शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ पढ़ाने वाला हूं, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो मेरे लाडलो, आगाज करते हैं आज के एमसीक्यू। सबसे पहला क्वेश्चन टोबैको के बारे में डिस्कस किया गया है कि तंबाकू चबाने के कारण क्या होता है। मेरे दोस्तों, इसने तंबाकू की बात करी है तो याद रख लेना, जब अपन टोबैको की बात करते हैं मेरे दोस्तों, तो सबसे पहले तो इसकी प्राप्ति, इसका जो स्रोत है वो क्या है मेरे दोस्तों, आपको ये याद रखना है। कौन से प्लांट से तंबाकू प्राप्त होता है? निकोटिएना टोबैकम। याद रख लोगे कहां? बिल्कुल सर, याद रखना, ठीक है ना। जब भी अपन निकोटिएना, क्या निकोटिएना, मेरे लाडलो याद रखना, निकोटिएना टोबैकम, ठीक है ना। अब सुनिएगा मेरे दोस्तों, जब अपन निकोटिएना टोबैकम की बात करते हैं तो यहां सबसे पहला नाम क्या आ रहा है? देखो, निकोटिएना और फिर नाम क्या आ रहा है? देखो, टोबैकम। ये एक प्लांट है मेरे लाडलो, ठीक है ना। इस पौधे का नाम है निकोटिएना टोबैकम। तो अब आप खुद ही समझ लोगे कि पौधे के नाम में क्या आया है? निकोटिन। तो मेरे लाडलो, ये जो प्लांट है, ये जो पौधा है, इसके अंदर एक एल्केलॉइड होता है, उस एल्केलॉइड का नाम है निकोटिन। क्या नाम है? निकोटीन। तो बताओ, निकोटिएना टोबैकम नाम का जो ये प्लांट है, इस प्लांट, इस पौधे की जो पत्तियां हैं, इन पत्तियों में एक नशीला पदार्थ होता है, उसका नाम है मेरे दोस्तों निकोटीन, ठीक है ना। और यही निकोटीन मेरे दोस्तों एक तरह का उत्तेजक पदार्थ है, ठीक है ना। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो हैं वह तंबाकू का सेवन करते हैं। आपने देखा अलग अलग तरीके से, कुछ सिगरेट के रूप में, कुछ बीड़ी के रूप में, कुछ मेरे दोस्तों अलग अलग प्रकार के गुट खाते हैं, आपने देखा होगा। और कुछ लोग तंबाकू को सूंघते भी है मेरे दोस्तों, आपने देखा होगा। मैं उन सभी लोगों से कहना चाहता हूं, यह कोई अच्छी चीज नहीं है, ठीक है ना। हमारे एक टेक्निकल टीम भी है और वो भी मेरे दोस्तों, उन्हें भी एक बार इच्छा हुई तंबाकू खाने की, ठीक है, और एक व्यक्ति के संपर्क में आ गए और तंबाकू का कर लिया सेवन। लंबे समय तक कभी भी जीवन में इस प्रकार के पदार्थों का सेवन नहीं करना है, ठीक है। बहुत से लोग आपको कहेंगे कि अरे भाई, इस जिंदगी में आए हो तो कुछ तो नई चीज सीख के जाओ, मजे लेके जाओ। अरे मेरे दोस्तों, इस तरह के मजे नहीं लेने हैं। मजे लेने हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, पढ़ने के मजे लीजिएगा मेरे दोस्तों, ठीक है। इससे ज्यादा और मजे की चीज क्या हो सकती है? एंजॉय की चीज क्या हो सकती है? पढ़िएगा मेरे दोस्तों, इसे एंजॉय कीजिएगा, पढ़ाई को एंजॉय कीजिएगा, अपने सपने पूरे कीजिएगा, अपने मम्मी पापा के द्वारा देखे गए आपके ख्वाब पूरे कीजिएगा। उसमें सबसे
असली मजा है मेरे दोस्तों, असली मजा है। ठीक है ना, तो देखिएगा तंबाकू को चबाने से क्या होगा मेरे लाडलो, अगर आप तंबाकू को चबाओगे तो माउथ कैंसर होगा, याद रख लेना, मुंह का कैंसर। ठीक है ना, माउथ कैंसर किसकी वजह से होगा? तंबाकू को चबाने से। और एक व्यक्ति अगर तंबाकू को सूंघेगा तो उसे लंग्स कैंसर होगा। कौन सा कैंसर? लंग्स कैंसर कब होगा? जब वो तंबाकू को क्या मेरे दोस्तों सूंघने लगेगा। जैसे लोग जो बीड़ी सिगरेट वगैरह पीते हैं ना, उनको लंग्स कैंसर हो जाता है। ठीक है, तो सर ये ल्यूकेमिया क्या है फिर? ल्यूकेमिया, अरे मेरे लाडलो, ये एक तरह का ब्लड कैंसर है। ठीक है ना, और इसके अंदर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है ना, ये रुधिर का कैंसर है। और स्पेसिफिक इसमें कौन सी रुधिर की सेल इफेक्ट होती है? WBC। WBC की संख्या लाखों में हो जाती है मेरे लाडलो, याद रख लेना, जिसको आप ल्यूकेमिया कहते हैं। इसी तरह से बोन कैंसर भी होता है मेरे दोस्तों। ठीक है ना, कैंसर बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है, याद रखना। ठीक है ना, तो मेरे लाडलो यहां पे चबाने की बात की गई है, तो चबाने की वजह से मुख का कैंसर। ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए तंबाकू चबाने से जबड़े की मांसपेशियां बहुत ज्यादा कठोर हो जाती है। ठीक है ना, इसलिए एक बीमारी होती है, उसका नाम है सब म्यूकस फाइब्रोसिस, याद रख लेना। एक और बीमारी होती है जिसका नाम है सब म्यूकस फाइब्रोसिस, याद रख लेना। सब म्यूकस फाइब्रोसिस क्या है सर? अरे सब म्यूकस फाइब्रोसिस का मतलब है आपके जो हैं, आपके जो जबड़े हैं, इस जबड़े की जो मसल्स है मेरे दोस्तों, वो जो है सॉलिड हो जाती है। ठीक है, इसकी वजह से व्यक्ति का जबड़ा नहीं खुलता। आपने देखा होगा जो लोग तंबाकू खाते हैं उनके मुंह इतने से खुलते हैं, छोटे छोटे निवाले लेते हैं। आपने देखा होगा उनके मुंह के अंदर 2 फिंगर नहीं डाल सकते आप, इतने मुंह प्रॉपर खुल नहीं पाते। जानते हो क्यों? क्योंकि जबड़े की जो मांसपेशियां होती है वो लगातार तंबाकू के चबाने से, गुटखे के चबाने से मेरे दोस्तों काम करना बंद कर देती है। यह भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ठीक है ना, जो कि मसल्स जो हैं वो कैसी हो जाती है मेरे दोस्तों? जाम हो जाती है, सॉलिड हो जाती है, काम करना क्या कर देती है? बंद, जिससे मेरे दोस्तों जबड़ा पूरी तरह से खुलता नहीं है, जबड़ा खुलता नहीं है, याद रख लेना। जिसे सब म्यूकस फाइब्रोसिस कहते हैं, यह भी तंबाकू के चबाने से, तंबाकू और जो गुटखा आता है मेरे दोस्तों उसके चबाने से होता है, याद रख लेना। यह कोई अच्छी चीज नहीं है, यह कोई चबाने की चीज नहीं है। ठीक है ना, अब देख लेना मेरे दोस्तों, शराब पिए हुए व्यक्ति के मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित होता है? आपने देखा होगा किसी शराबी व्यक्ति को। जब मैं शराब की बात कर रहा हूं तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये क्या बात हो गई भाई। तो देखिएगा मेरे लाडलो, ये शराब कोई अच्छी चीज नहीं है। ठीक है ना, बहुत से लोग कोविड काल में देखा होगा लंबी लंबी कतारों में खड़े हो गए थे। ठीक है, राशन की दुकान के सामने इतनी भीड़ नहीं थी जितनी भीड़ मेरे दोस्तों एक शराब की दुकान के सामने थी। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये शराब जो है मेरे दोस्तों आपके ब्रेन के कौन से भाग को इफेक्ट करता है? ये ब्रेन के सेरिब्रम के सेरेबेलम को, अनुमस्तिष्क को, याद रख लेना, सेरेबेलम को इफेक्ट करता है मेरे दोस्तों। और सेरेबेलम बैलेंस बनाता है, याद रखना, सेरेबेलम बैलेंस बनाता है। इसलिए शराबी व्यक्ति का बैलेंस बिगड़ जाता है और शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। इसलिए अगर वो ड्राइव करता है तो एक्सीडेंट, भजीड़ लगने की संभावना बढ़ जाती है। और मेरे दोस्तों अगर वो सीधी सड़क पर चलने का प्रयास करता भी है तो डोलता हुआ दाएं बाएं किसी नाली में जाकर गिर जाता है। मेरे दोस्तों मेरी बात को याद रखना, सेरेब्रम प्रभावित होता है। किसका? शराबी का। शराबी व्यक्ति के शरीर का क्या बिगड़ जाता है? संतुलन। सेरेबेलम किसको कंट्रोल करता है? अरे सेरेबेलम शरीर का क्या बनाता है? बैलेंस। अरे सेरेबेलम को क्या कहते हैं? अनुमस्तिष्क। अरे मेरे लाडलो, सेरेबेलम अग्र मस्तिष्क का भाग है, मध्य का कि पश्चिम का? तो पश्चिम मस्तिष्क का क्या है ये भाग? पश्चिम मस्तिष्क का क्या है ये भाग? मेरे दोस्तों याद रख लेना, सेरेबेलम। तो सर सेरेब्रम क्या करता है? अरे सेरेब्रम भ्रम को मिटाता है। भ्रम का मतलब चेतना, चेतना का मतलब सोचना विचारना, सोचने विचारने की क्रिया, मेमोरी, आपकी जो स्मृति है मेरे दोस्तों उसको कौन कंट्रोल करता है? याद रख लेना, आपकी मेमोरी के लिए, आपकी स्मृति के लिए कौन जिम्मेदार है? अरे आपका मेमोरी कार्ड कौन है? मेमोरी कार्ड सेरिब्रम है। मेमोरी
मेमोरी कार्ड कौन है मेरे लाडलो? अरे मेमोरी कार्ड प्रमस्तिष्क के मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना। तो सर ये मेडुला ऑम्लोंगेटा क्या है? अरे मेरे प्यारे बच्चों, मेडुला ऑम्लोंगेटा हमारे पश्चिम मस्तिष्क का भाग है, ठीक है ना मेरे दोस्तों, याद रख लेना। एक होता है मेरे दोस्तों फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन का भाग है, ये पश्चिम मस्तिष्क का भाग है, ये शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं पर कंट्रोल करता है, ठीक है। ऐसे काम जिन पर आपकी इच्छाओं का नियंत्रण नहीं होता उनको कंट्रोल मेडुला करता है। लेकिन सेरेबेलम मेरे दोस्तों शरीर के ऐच्छिक जो मांसपेशियां होती है, जो वॉलेंट्री मसल्स होती है, उनके ऊपर कंट्रोल करता है, याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अफीम, ओपियम, पोपी, मेरे दोस्तों हमारे पश्चिमी राजस्थान के अंदर स्पेसिफिक बाड़मेर जैसलमेर की बात कर रहा हूं मैं। वहां पर मेरे दोस्तों जब कोई शादी समारोह होता है, जब भी कोई सामाजिक कार्यक्रम होता है, तो लोग मेरे दोस्तों, आप इस बात को, जो मेरे यूपी बिहार के जो बच्चे जुड़े हुए हैं इस विजय एजुकेशन से, शायद उन्हें मालूम नहीं होगा। मैं आपको प्यारे बच्चों बताना चाहता हूं कि जो है कुछ ऐसे मेरे दोस्तों स्थान है जहां पर जब सामाजिक कार्यक्रम होता है, शादी वगैरह होती है, तो वहां अफीम की मनुआ की जाती है, लोगों को अफीम परोसा जाता है। जैसे मेरे दोस्तों चाय कॉफी पिलाई जाती है, वैसे ही लोगों को अफीम खिलाया जाता है। कितनी दुर्दशा है मेरे दोस्तों, आप देखिएगा। अफीम के बारे में मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना, ओपियम की बात कर रहा हूं मेरे लाडलो, ठीक है ना। मैं किसकी बात कर रहा हूं? ओपियम की बात कर रहा हूं। ओपियम, ठीक है, कौन से, जैसे आप पोपी कहते हो, पोपी प्लांट से प्राप्त होता है। अरे पोपी प्लांट का मतलब पेपेवर सोमनीफेरम। क्या मेरे दोस्तों? पेपेवर सोमनीफेरम, पेपेवर सोमनीफेरम। अरे मेरे दोस्तों पेपेवर सोमनीफेरम नाम के पौधे से क्या प्राप्त होता है? इस पौधे से सर अफीम प्राप्त होता है, याद रख लेना। ओपियम प्राप्त होता है, ओपियोइड्स ड्रग्स प्राप्त होती है। और एक बात बता देना चाहता हूं मेरे लाडलो, आपने देखा होगा जो है अफीम का जो पौधा होता है उसके ऊपर इस तरह का एक कच्चा फल लगता है, और इस कच्चे फल की जो ये फल की भित्ति होती है ना मेरे दोस्तों, ठीक है ना, इस कच्चे फल की जो फल भित्ति होती है, इसके ऊपर यूं चीरे लगाए जाते हैं, इसके ऊपर कट लगाया जाता है, जिससे एक लेटेक्स निकलता है, एक दूध या पदार्थ निकलता है। और मेरे दोस्तों इसी लेटेक्स से क्या बनाया जाता है? अफीम बनाया जाता है। और इसी अफीम से मेरे दोस्तों बहुत सी ड्रग्स बनाई जाती है, बहुत से एल्केलॉइड्स इसमें पाए जाते हैं। जैसे इसमें होता है मॉर्फिन, ठीक है ना, इसमें होता है कोडीन, इसमें होता है पेपेवरीन, इसमें एक एल्केलॉइड होता है सोमनीफेरिन, ठीक है ना। ये सारे एल्केलॉइड किस में होते हैं? ओपियम के अंदर होते हैं। और मेरे दोस्तों जो मॉर्फिन है ना, मॉर्फिन का उपयोग दर्द निवारक दवा बनाने में होता है। अफीम जो है मेरे दोस्तों, ठीक है ना, इसका यूज तो मेरे दोस्तों औषधीय है, याद रख लेना, ठीक है ना, लेकिन इसका दुरुपयोग भी होता है। तो अफीम किससे प्राप्त हुआ? ओपियम किससे प्राप्त हुआ? पेपेवर सोमनीफेरम से। इसके कच्चे फल की फल भित्ति से निकलने वाला ये एक लेटेक्स है मेरे दोस्तों, याद रखना, ठीक है ना। और जब ये फल भित्ति सूख जाती है ना मेरे दोस्तों, तो इसको क्या बोला जाता है मालूम है? इसको बोलते हैं डोडा पोस्त। क्या कहते हैं इसको? पोस्त, ठीक है ना। लेकिन एक याद रखना, इसकी जो फल भित्ति होती है ना, इसके अंदर तो मादक पदार्थ होते हैं, लेकिन मेरे दोस्तों इसके जो बीज होते हैं ना, ये नशीले नहीं होते, ठीक है ना। और इन बीजों को क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? ठीक है ना, इसका और भी नाम है, खस के बीज कहते हैं शायद इसे, ठीक है ना। तो याद रख लेना मेरे दोस्तों, इसके बीजों के अंदर किसी भी प्रकार का एल्केलॉइड नहीं है। ये एक देखिएगा, मतलब एक अलग ही तरह की प्रकृति का ये पौधा है, जिसके फल भित्ति में दुनिया के सबसे खतरनाक एल्केलॉइड है मेरे दोस्तों, लेकिन इसके बीज में किसी भी प्रकार का एल्केलॉइड नहीं है। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। और इसी से मेरे दोस्तों, इसी से जो है इसके फल भित्ति से जो ये लेटेक्स निकलता है, इसी से स्मेक बनता है मेरे दोस्तों। और इससे क्या बनता है? और इससे मेरे दोस्तों हेरोइन बनता है। क्या? हेरोइन। आपने ब्राउन शुगर नाम सुना होगा, वो भी इसी से बनता है। इसमें एक हेरोइन, ब्राउन शुगर, ठीक है ना, तो याद रख लेना। और ऐसा कौन सा एल्केलॉइड है जिससे दर्द निवारक दवा बनती है? पेन किलर मेडिसिन किससे बनती है? मॉर्फिन से बनती है। ये एल्केलॉइड है, ये मादक पदार्थ है जो इसमें पाए जाते हैं। इतनी बात याद रख लेंगे का? बिल्कुल याद रख लेंगे। इसके बाद में मेरीजुआना, गांजा और एलएसडी। मेरीजुआना, गांजा और एलएसडी।
मेरे लाडलो, ये किस तरह के ड्रग्स है? अरे मेरे प्यारे बच्चों, ये विभ्रामक ड्रग्स है। व्यक्ति जब इनका सेवन करता है तो मेरे दोस्तों भ्रम की स्थिति में चला जाता है। उसके माइंड में इस तरह की काल्पनिक चीजें मेरे दोस्तों उसे लगता है, वो एक अलग ही दुनिया में चला जाता है मेरे दोस्तों, ठीक है ना। तो इस तरह की चीजें चलने लगती है माइंड में मेरे दोस्तों, किसकी वजह से? इस मैरिजुआना, गांजा और LSD, ठीक है ना। तो याद रख लेना मेरे दोस्तों। अब बात किसकी करेंगे सर जी? अब बात करेंगे ज्यादा अल्कोहल पीने से यकृत क्षतिग्रस्त होने लगता है। आपने सुना होगा कि भैया अल्कोहल का ज्यादा सेवन मत करो, शराब का ज्यादा सेवन मत करो, नहीं तो क्या आपके लीवर जो है वो खराब हो जाएंगे, लीवर काम करना बंद कर देंगे, किडनी काम करना बंद कर देगी। क्यों भाई? ऐसे तो नहीं कहते कि तेरे लंग्स खराब हो जाएंगे, तेरा हार्ट काम नहीं करेगा, लीवर ही क्यों? अरे मेरे प्यारे बच्चों, हमारे लीवर के अंदर, लीवर जो है वो एब्डोमिनल कैविटी में होता है और 2 पालियों में बटा होता है। लीवर को जिगर भी कहते हैं और कलेजा भी कहते हैं। जो मेरे दोस्तों अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं वो अपने जिगर का नाश कर रहे हैं। मेरे जिगर का टुकड़ा, तो मेरे दोस्तों आपके जो जिगर का टुकड़ा है ना वो अल्कोहल से बिगड़ जाएगा, समझ लेना, ठीक है ना। तो इस जिगर के टुकड़े में, इस लीवर के अंदर मेरे दोस्तों हम जो भोजन ग्रहण करते हैं ना, हम जो कार्बोहाइड्रेट ग्रहण करते हैं उसकी जो यूनिट होती है ना ग्लूकोज, वो ग्लूकोज यहां पर एक दूसरे से जुड़ करके या ग्लाइकोजन के रूप में जमा रहता है। तो बताओ, हम जंतुओं के अंदर भोजन ग्लाइकोजन के रूप में क्या रहता है? स्टोर। और फूड ग्लाइकोजन के रूप में कहां स्टोर रहता है? लीवर में, ठीक है। और जब भी अपने शरीर में ग्लूकोज की कमी आती है तो यही ग्लाइकोजन मेरे दोस्तों लीवर में टूटता है और वापस किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज में। और यही ग्लूकोज किस में चला जाता है? ब्लड में। तो सर जी इस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने वाला कोई एंजाइम भी है क्या? हाँ है, उसका नाम है ग्लूकागोन। याद रख लेना, कौन सा एंजाइम है, सॉरी कौन सा हार्मोन है? ग्लूकागोन, याद रख लेना, ओके। जबकि इंसुलिन क्या करता है मालूम है? इंसुलिन तो मेरे दोस्तों ग्लूकोज को ब्लड में से पकड़ करके लीवर में भेज देता है, जिससे वो ग्लाइकोजन में बदल जाता है। लेकिन समस्या क्या है? समस्या यह है कि जब आप अल्कोहल का सेवन करोगे ना तो आपके लीवर में फैट का डिपोजिशन शुरू हो जाएगा, वसा जमनी शुरू हो जाती है। जब मेरे दोस्तों लीवर में फैट जमने लगेगी तो ग्लाइकोजन के लिए तो जगह बची नहीं। तो एक तो व्यक्ति के शरीर में एनर्जी कम हो जाएगी, दूसरा जब फैट कहीं पे डिपॉजिट हो जाता है तो उन स्थान में मेरे दोस्तों ब्लड का सर्कुलेशन बहुत धीमा पड़ जाता है, मतलब उसका पूरा लीवर ही फैटी हो जाता है। इसलिए मेरे दोस्तों इसे लीवर सिरोसिस भी कहते हैं हम, यानी लीवर जो है काम करना बंद कर रहा है। इसे फैटी लीवर भी कहते हैं। फैटी लीवर क्यों? क्योंकि लीवर के अंदर फैट की मात्रा बढ़ गई। तो याद रख लेना, नॉर्मली लीवर में भोजन किस मुद्रा में जमा रहता है? ग्लाइकोजन के रूप में। ग्लाइकोजन क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है कि नहीं? तो याद रखना। तो इसने क्या कहा? अधिक वसा के जमाव से। अब देखो यही ऑप्शन यहां पे करेक्ट होगा, लेकिन ये कह रहा है अधिक ग्लाइकोजन के। पर दोस्तों ग्लाइकोजन तो वैसे भी अधिक होता है एक नॉर्मल व्यक्ति में, लेकिन जब वो अल्कोहल का सेवन करेगा तब ग्लाइकोजन के लिए तो स्थान ही नहीं बचेगा। वहां कौन डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा? फैट। याद रख लेना, ये बड़ी बात है। अब सुनिएगा, और हाँ एक ये भी बात है, और आप पूछ भी सकते हैं सर मेरे लीवर में किसका निर्माण होता है? मेरे प्यारे बच्चों, लीवर के अंदर आपका बाइल जूस बनता है, पित्त रस। कौन सा रस बनता है? पित्त रस, ठीक है। और ये पित्त रस स्टोर कहां पे होता है? तो यहां होता है गाल ब्लैडर, इसको हम पित्ताशय कहते हैं। पित्ताशय में तो स्टोर होता है, लीवर में बनता है कौन? पित्त रस, ठीक है ना। और ये होता कैसा है? सारिये। और ये किसके मेरे दोस्तों पाचन में मदद करता है? फैट के, याद रख लेना। इसके बाद में LSD किससे प्राप्त होती है? क्लेविसेप्स से। ये तो नाम आपको परमानेंट याद करना है, ठीक है ना। क्लेविसेप्स परफूरिया के फलन काय से, याद रख लेना, फ्रूटिंग बॉडी से। ये एक प्रकार से मेरे दोस्तों जो है फंजाई है, और इस फंजाई के फलन काय से क्या प्राप्त होती है? LSD ड्रग्स है, ये भी एक प्रकार की, ठीक है ना। तो कैनाबिस सैटाइवा से क्या प्राप्त होती है? अरे मेरे लाडलो, कैनाबिस सैटाइवा से भांग प्राप्त होती है, ठीक है कि नहीं। गांजा प्राप्त होता है, ठीक है, किससे? कैनाबिस से, ठीक है। इससे तो क्या प्राप्त होता है? गांजा,
भांग, है कि नहीं? तो इतनी बात हो गई। तो नो स्टॉक, अरे भैया ये तो एक तरह की सेवा हल है कि नहीं? चलो, तो मेरे लाडलो एलएसडी किससे प्राप्त हुई? क्लेवीसेप्स से। याद रख लोगे कि नहीं रख लोगे? ठीक है। तो कैनाबिस सटाइवा से क्या प्राप्त हुआ? गांजा और भांग। पेपेवर सोमनीफेरम से अफीम। निकोटियाना टोबेकम से मेरे दोस्तों तंबाकू। और मेरे लाडलो इरिथ्रोजाइलम कोका से कोकीन। अरे कोकीन किससे प्राप्त होता है? कॉक, कोकीन, कॉक। बताओ देखें। अरे इरिथ्रोजाइलम, एरिथ्रोजाइलम कोका। याद रख लोगे का? बिल्कुल सर। आगे बढ़ते हैं। कैनाबिस सेटाइवा से प्राप्त होता है भांग, चरस, गांजा। तीनों ही सही है, ठीक है कि नहीं है? उपरोक्त में से सभी। इसके बाद में लीवर में अल्कोहल किस विषैले पदार्थ में रूपांतरित होता है? मेरे दोस्तों अल्कोहल का जो आदमी सेवन करेगा, अल्कोहल के अंदर नशा उत्पन्न करने वाला पदार्थ कौन सा होता है? एथिल अल्कोहल। एल्कोहल में नशा उत्पन्न करने वाला पदार्थ कौन सा है? एथिल अल्कोहल या एथेनॉल कह सकते हो आप इसको। अब ये जो एथिल अल्कोहल है ये हमारे लीवर में जाने के बाद में CH3CHO में कन्वर्ट हो जाता है। इसे बोलते हैं एसिटल्डिहाइड। क्या? एसिटल्डिहाइड। और मेरे दोस्तों ये एसिटल्डिहाइड होता है विषैला, ठीक है ना? तो मेरे लाडलो हमारे लीवर के अंदर कौन? एथिल अल्कोहल किस में? एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। तभी तो आपने सुना होगा कि विषैली शराब पीने से 4 लोगों की हुई मौत। अरे मेरे लाडलो याद रखना, ज्यादा मात्रा में जब कोई व्यक्ति अल्कोहल का सेवन करेगा तो यही एथिल अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये मेरे दोस्तों एसिटल्डिहाइड में यानी एथेनेल में कन्वर्ट होगा। किस में? एथेनेल में कन्वर्ट होगा, जो जहरीला होता है। ओके, तो क्या फार्मिक अम्ल? नहीं, फार्मिक अम्ल तो आपका होता है मेरे दोस्तों HCHO, ठीक है ना? वो तो आपका हो गया एक तरह से मेथेनेल। तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। निकोटीन ये भी नहीं हो सकता, ये यूरिया भी नहीं हो सकता। तो एसिटल्डिहाइड इज करेक्ट आंसर। याद रख लोगे कि नहीं रख लोगे? बोलो हाँ कि ना। अगले क्वेश्चन पे चलो, ठीक है। मानव शरीर में कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा किसके द्वारा मिलती है? वेरी वेरी मोस्ट है। 2-3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। देखो हमारे शरीर में 2 तरह की इम्यूनिटी है, एक होती है CMI, एक होती है AMI। एक होती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा। एक होती है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, प्रतिरक्षी माध्यित प्रतिरक्षा। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी हमें कौन देती है? हमारी T लिम्फोसाइट। कौन सी लिम्फोसाइट? T लिम्फोसाइट से हमें सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी मिलती है। जबकि AMI ये मिलती है B लिम्फोसाइट से। किससे मिलती है? B लिम्फोसाइट हमें AMI देती है। AMI का मतलब एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, मतलब कि B लिम्फोसाइट क्या बनाती है? एंटीबॉडी। और फिर एंटीबॉडी से एंटीजन को क्या किया जाता है? नष्ट किया जाता है। रोगाणु को क्या किया जाता है? नष्ट। ओके, और इसको मेरे दोस्तों ह्यूमोरल एंटीबॉडी भी बोलते हैं। क्या? ह्यूमोरल एंटीबॉडी यानी तरल संचारी प्रतिरक्षा भी कहते हैं। किसको? AMI को। ओके, और CMI जहां पे कोई सेल डायरेक्ट मेरे दोस्तों प्रतिरक्षा में भाग ले, वो किसी तरह का एंटीबॉडी नहीं बनाए, ठीक है ना? तो मेरे दोस्तों CMI सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी हमें किससे मिलेगी? T लिम्फोसाइट से। और एक बात बताना चाहता हूं, T लिम्फोसाइट बनती तो बोन मेरो में है, लेकिन इसका मैच्योरेशन, इसकी ट्रेनिंग कहां पर होती है? थाइमस ग्लैंड में। याद रख लेना, थाइमस ग्लैंड में इसका मैच्योरेशन होता है। अरे मेरे लाडलो, तभी तो थाइमस ग्लैंड को प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कहते हैं। कैसा ऑर्गन कहते हैं? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। बताओ प्राथमिक लस्सी का अंग कौन सा है? सर जी प्राथमिक लस्सी का अंग एक तो है थाइमस ग्लैंड और एक है बोन मेरो। बताओ बोन मेरो और थाइमस ग्लैंड को प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन क्यों कहते हैं? अरे मेरे प्यारे बच्चों, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन वो होते हैं जिनमें लिम्फोसाइट बनती है या लिम्फोसाइट मैच्योर होती है। तो मेरे दोस्तों WBC कहां बनती है? अस्थि मज्जा में।
तो ये लिम्फोइड ऑर्गन हुआ, बिल्कुल कैसा, प्राइमरी। और दूसरा मेरे दोस्तों, लसीकाणुओं में एक लसीकाणु कौन सी है, टी लिम्फोसाइट, वो मेच्योर कहां होती है, थाइमस में। तो जहां निर्माण और मेच्योरेशन हो उन अंगों को क्या कहोगे, प्राथमिक लसीका अंग। तो प्राथमिक लसीका अंग कितने हो गए, दो, एक थाइमस और दूसरा बोन मेरो। अगर आपसे पूछ ले तो बता दोगे कि नहीं बता दोगे, बिल्कुल बता देंगे। तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन सा होता है, अरे मेरे दोस्तों सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन वो होते हैं जहां पर युद्ध होता है, जहां पर एंटीजन को नष्ट किया जाता है। तो एंटीजन को कहां नष्ट किया जाएगा, ब्लड में ना, तो ब्लड हो गया सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। लसीका में ना, तो लसीका हो गया सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। स्प्लीन में, प्लीहा में, लीवर में, किडनी में और भी बहुत सारे हमारे लिम्फेटिक नोड होते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। एक परिवर्तनशील गर्भ में उल्ब वेदन के द्वारा निम्न में से किसकी पहचान नहीं की जा सकती। उल्ब वेदन को एमनियोसेंटेसिस कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जब एक भ्रूण मां के गर्भ में, यानी गर्भवती महिला का ये एंडोमेट्रियम है, और इस एंडोमेट्रियम में भ्रूण का रोपण हो गया, इम्प्लांटेशन हो गया। अब इस भ्रूण के बाहर की तरफ मेरे दोस्तों बाह्य भ्रूणीय झिल्लियों का निर्माण हो जाता है। आपको मालूम होगा बाह्य भ्रूणीय झिल्लियों में एमनियोन, कोरियोन, ये भ्रूणीय झिल्लियां बन जाती है, और उस भ्रूणीय झिल्लियों के अंदर कुछ फ्लूइड बनने लगता है, ठीक है ना। तो जो फ्लूइड अंदर बन रहा है भ्रूणीय झिल्लियों में, मेरे दोस्तों उस फ्लूइड को इंजेक्शन के द्वारा निकाल करके बहुत सारी महिलाएं, मैं इसका आरोप महिलाओं से ज्यादा डॉक्टर पे डालना चाहता हूं, बहुत से डॉक्टर क्या करते हैं, लिंग की जांच करते हैं कि वो भ्रूण नर का है कि मादा का, लड़के का है कि लड़की का। अरे मेरे दोस्तों, क्या ये सही है, क्या आप इसे सही मानेंगे, बिल्कुल भी नहीं। मेरे दोस्तों, क्या उल्ब वेदन के द्वारा, क्या एमनियोसेंटेसिस के द्वारा लिंग की जांच करनी चाहिए, क्या बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ऐसा करके बहुत सारे लोग बेटियों को मां के गर्भ में खत्म कर देते हैं, ये बहुत ही गलत है मेरे दोस्तों, ये किसी भी एंगल से तर्क संगत नहीं है। और मैं सीधे सीधे शब्दों में ये बात कहना चाहता हूं मेरे हर एक साइंस के स्टूडेंट को, कि आज के समय में बहुत से लोगों को मालूम नहीं है इस एमनियोसेंटेसिस के प्रोसेस के बारे में, और लोग इसका दुरुपयोग भी कर रहे हैं। तो सर एमनियोसेंटेसिस का यूज क्या है, यूज ये है कि जो मां के गर्भ में बच्चा पल रहा है, अगर उस बच्चे के अंदर कोई आनुवंशिक रोग है, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो एमनियोसेंटेसिस से पता चल जाता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, उस भ्रूण की जांच करवाते हैं कि वो लड़के का है कि लड़की का, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। तो इसका यूज तो क्या है, यूज तो है जेनेटिक डिसऑर्डर का पता लगाना। जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब है आनुवंशिक रोग का पता लगाना, आनुवंशिक रोग की जांच। ओके, लेकिन इसका दुरुपयोग क्या है मेरे दोस्तों, इससे भ्रूण की जांच की जाती है, गर्भ के लिंग की जांच की जाती है। अब प्रश्न को देखते हैं, किसकी पहचान नहीं की जा सकती। देखो, गर्भ की पहचान तो कर ही सकते हैं, बिल्कुल। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये एक तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसकी पहचान कर सकते हैं। डाउन सिंड्रोम, ये भी जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो उल्ब वेदन से इसकी भी पहचान कर सकते हैं। लेकिन बच्चे में पीलिया है कि नहीं, इसकी पहचान नहीं की जा सकती। यहां पर पहला क्वेश्चन राइट होगा। उल्ब वेदन का मतलब समझ गए ना, गर्भ के अंदर मेरे दोस्तों जो ये भ्रूणीय झिल्लियां हैं, इनके अंदर से लिक्विड को बाहर निकाला और उसको टेस्ट किया। ओके, आगे बढ़े। एस्केरिस का संक्रमण सामान्यतः किसके कारण होता है, तो एस्केरिस मेरे दोस्तों अपने अंडे देता है पानी के अंदर, और उस पानी का जब कोई व्यक्ति सेवन करता है तो वो अंडे व्यक्ति के आंत में चले जाते हैं, और आंत में जाने के बाद में धीमे धीमे मेरे दोस्तों वो एस्केरिस का लार्वा उत्पन्न होता है वहां पर, और व्यक्ति में एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम है एस्केरियासिस। बीमारी का क्या नाम है, एस्केरियासिस। मेरे लाडलो, एस्केरियासिस में व्यक्ति की इंटेस्टाइन क्या होती है, इंटेस्टाइन इफेक्ट होती है, याद रखना। और ये एस्केरिस मेरे दोस्तों किस संघ में आता है, एस्केहेलमिन्थेस संघ में आता है, जिसे निमेटोडा भी कहते हैं, याद रख लेना। ये एक तरह का गोल कर्मी है, ये एक प्रकार का राउंड वर्म है मेरे दोस्तों, याद रख लेना। ठीक है, आगे बढ़े कि नहीं बढ़े, बिल्कुल बढ़ो सर, टिंग डोंग हो गया यहां पर, ठीक है ना।
तो मेरे दोस्तों क्वेश्चन आपके यहां पर आते आते क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। ठीक है ना। 2 मिनट एक और बात बताना चाहता हूं आपको। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, मानव स्वास्थ्य एंड रोग में, सबसे पहले आपको इम्यूनिटी के बारे में जानकारी रखनी होगी। ठीक है ना। यहां पर अच्छी तरह से जानकारी याद रखना। एक तो ऐसी इम्यूनिटी है जो सभी प्रतिजनों के विरुद्ध काम करती है और जो हमें कुछ अवरोध से प्राप्त होती है, कुछ बैरियर से प्राप्त होती है, वो तो है हमारी जन्मजात। ठीक है ना। वो तो है इनेट इम्यूनिटी में कभी एंटीबॉडी नहीं बनती। एक ऐसी इम्यूनिटी है जो हम जन्म के बाद अर्जित करते हैं, वो है एक्वायर्ड। ओके, ऐसी कौन सी इम्यूनिटी है, उपार्जित के अंदर कई बार पूछ लेते हैं कि ऐसी एक्वायर्ड इम्यूनिटी में आपसे क्वेश्चन पूछा कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी का वह कौन सा टाइप है जिसके तहत एक रोगी को डायरेक्ट बाहर से एंटीबॉडी दी जाती है। किसी भी पेशेंट को बाहर से डायरेक्ट एंटीबॉडी इंजेक्शन के द्वारा दें तो ऐसी इम्यूनिटी को क्या कहते हैं, पैसिव इम्यूनिटी। क्या कहते हैं, पैसिव इम्यूनिटी, निष्क्रिय प्रतिरक्षा। और जब व्यक्ति का शरीर खुद एंटीबॉडी बनाए, जब व्यक्ति का शरीर स्वयं क्या बनाए, स्वयं जब एंटीबॉडी का निर्माण करे, किसके विरुद्ध, एंटीजन के विरुद्ध, तो ऐसी इम्यूनिटी को क्या कहते हैं, ऐसी इम्यूनिटी को कहते हैं एक्टिव। एक क्वेश्चन आपसे और पूछ रहा हूं, प्लेसेंटा को, अपना को पार करने वाली एंटीबॉडी कौन सी है, जरा बताओ तो वो है मेरे दोस्तों IgG। ये प्लेसेंटा को पार करती है। मां के दूध में कौन सी एंटीबॉडी होती है, IgA। और एक बच्चा स्वयं कौन सी एंटीबॉडी बनाता है, IgM। ठीक है, पहली बार किसी एंटीजन के विरुद्ध। ओके, तो यह जानकारी आपको याद रखनी है। और इसके अलावा मेरे दोस्तों यहां पर कुछ रोगों के बारे में भी आपको जानकारी याद रखनी चाहिए। जैसे आपसे पूछ लिया कि जो HIV है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, जो एड्स उत्पन्न करता है, यह कौन सी कोशिका पर अटैक करता है, तो यह T लिम्फोसाइट पर अटैक करता है मेरे दोस्तों। और HIV के अंदर जीनोम किस तरह का है, तो इसके अंदर मेरे दोस्तों जीनोम होता है RNA, इसका आनुवंशिक पदार्थ होता है RNA, याद रख लेना। इसी तरह से आपसे अगर प्लाज्मोडियम के बारे में कोई क्वेश्चन पूछ ले, प्लाज्मोडियम के बारे में, तो अगर आपसे ऐसे पूछे कि प्लाज्मोडियम की टोटल कितनी जातियां हैं, कितनी स्पीसीज है, 4। एक तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, फिर प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरियाई और प्लाज्मोडियम ओवेल। प्लाज्मोडियम ओवेल, मलेरियाई, फैल्सीपेरम और मेरे दोस्तों वाइवेक्स। और फैल्सीपेरम सबसे खतरनाक होती है। ओके, तो मेरे लाडलो ये भी बात आपको याद रखनी चाहिए। वैक्सीनेशन के बारे में भी मालूम होना चाहिए, टीका क्या है, पहली वैक्सीन कौन सी बनी, चेचक की, लाइव वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी का जो टीका है वो किस तरह का टीका है, वो मेरे दोस्तों rDNA तकनीक पर आधारित क्या है, एक टीका है। ये भी याद रखना चाहिए आपको, है कि नहीं। कैंसर क्या है मेरे दोस्तों, जब हमारे शरीर में कोशिकाएं अनकंट्रोल डिवाइड हो तो वो कैंसर है। कैंसर में कौन सी थेरेपी करते हैं मेरे दोस्तों, तो कैंसर में 3 तरह की थेरेपी करते हैं, एक तो सर्जरी, एक रेडियोथेरेपी, एक कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में कुछ कीमोथेरेपी जो है रासायनिक पदार्थों से मिलाकर तैयार की गई ड्रग्स दी जाती है, जिससे रोगी के बाल झड़ जाते हैं मेरे दोस्तों, आपने देखा होगा। और कैंसर के अंदर 2 तरह की ट्यूमर होती है, एक बिनाइन और एक मेलिग्नेंट। कौन सी खतरनाक होती है, मेलिग्नेंट। मेलिग्नेंट ट्यूमर में मेटास्टेट्स पाया जाता है। और मेरे दोस्तों कैंसर की ट्यूमर की बायोप्सी करके पता लगाते हैं कि वो ट्यूमर कैंसर की है कि नहीं है कि नहीं। ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है मेरे लाडलो। और अगर ये छोटी छोटी बातें याद रखोगे तो आप बहुत आगे बढ़ोगे। विडाल टेस्ट किसके लिए किया जाता है, तो मेरे दोस्तों टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट करते हैं, है कि नहीं। बातें बहुत महत्वपूर्ण है। हाथी पांव किसकी वजह से होता है, वुचेरेरिया ब्रैंकोफेटाई की वजह से। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, अपने सपनों को पूरा करते रहें। और मेरे दोस्तों आप भारत का भविष्य है, अपने मम्मी पापा की इज्जत करें और आगे बढ़ें। जय हिंद, वंदे मातरम।